हेलो साथियों, नमस्कार। आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिए। इसके बाद हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में एक ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पेपर से आपके बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हो जाता है। यहाँ पर दिया गया अनुक्रमांक और यहाँ पर नाम दिया गया है। तो आप लोग परीक्षा में यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरेंगे पेपर में और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आप लोग इसका पेपर कोड देख लीजिए। यहाँ पर 151 346 FB दिया गया है 2024 रसायन विज्ञान। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है। यानी पूर्णांक आपका 100 होता है, जिनमें से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है। यहाँ पर कुछ नोट करके दिया है जिसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कहने का मतलब है कि परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिनमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, नहीं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले नंबर पर निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि परीक्षा में पेपर में जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, सभी प्रश्न को करने रहेंगे और उनके जो अंक रहेंगे प्रश्न के सामने दिए रहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर न्यूमेरिकल है या कोई सवाल है तो उसको आप बाकायदा हल करके तब उसको लिखिए। उसके बाद तीसरे नंबर का निर्देश दिया गया है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथे नंबर का निर्देश है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और वहां पर अभिक्रिया लिखने के लिए बोला जा रहा है तो अभिक्रिया का समीकरण आप अवश्य दीजिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हमें दिया गया प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी यह हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चयन करके हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 1 के का में दिया गया है यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार की परीक्षा में इस प्रश्न का आना तय है। ये हमारा प्रश्न दिया गया है यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 K पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10³ बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। इसके लिए हमें 1 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर में प्राप्त होता है 61 यानी 61.038 ग्राम प्रति मोल प्राप्त होता है। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 61 इसमें पहला विकल्प है 61.022 ग्राम प्रति मोल और दूसरा विकल्प है 6.0
1022 ग्राम प्रति मोल। और तीसरा विकल्प दिया गया है 610.22 ग्राम प्रति मोल। और चौथा विकल्प दिया गया है 61.22 ग्राम प्रति मोल। तो हमें इसमें बताना है कि प्रश्न संख्या 1 के का में कौन सा विकल्प सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, जो हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर हमें 61.038 ग्राम प्रति मोल प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो निकटतम आंसर इसका दिया गया है वो प्रश्न संख्या 1 का दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर 61.022 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के खा में। प्रश्न संख्या 1 के खा में दिया गया है, इसमें कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है 3D³ का दिया है, और दूसरा है 3D5 है, और तीसरा विकल्प है 3D8 है, और चौथा विकल्प हमारा दिया गया है 3D4। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होगी। इस प्रश्न में हमारा जो विकल्प नंबर 1 दिया गया है 3D3, विकल्प दूसरा है 3D5, और तीसरा विकल्प दिया गया है 3D8। ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों अस्थायी होते हैं। और चौथा विकल्प जो हमारा दिया गया है 3D4, तो 3D4 मूल अवस्था में कोई D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, यानी ये इस टाइप का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं होता है। तो इसमें 3D3, 3D5 और 3D8 ये तीनों अस्थायी होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। तो इसमें से तीनों अस्थायी होंगे, यानी विकल्प नंबर 1, 2 और 3 तीनों अस्थायी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होता है? 3D3 सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है इसमें 3D3, क्योंकि इसमें +5 सर्वाधिक अस्थायी मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 के खा का पहला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 1 का गा दिया गया है। इसमें कह रहा है संकुल CONH3, उसके बाद ब्रैकेट लगा के 6 लिखा है, Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। इसका पहला विकल्प दिया गया है 6, दूसरा दिया गया है 4, तीसरा दिया गया है 3 और चौथा विकल्प दिया गया है 2। तो इसके विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? इसके विलयन में 3 आयन उत्पन्न होंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 का हमारा तीसरा विकल्प सही है। यानी प्रश्न संख्या 1 के गा का, ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का गा है और इसका विकल्प हमारा तीसरा सही है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के घा में। प्रश्न संख्या 1 के घा में हमें दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। इसमें हमें एक यौगिक दिया गया है CH3 CH2 CH2 CHO, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH2OH, और तीसरा दिया गया है H5C2O C2H5, और उसके आगे दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमें 4 यौगिक दिए गए हैं और इसमें से कह रहा है कि इसका क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो इसमें हमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसी में से हमें चुन करके बताना है कि क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 1 के घा का हमारा चौथा विकल्प सही है। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम है, ये हमें यौगिक दिए गए हैं और इसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं।
तो इसके जो क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम है ये हमारा चौथा वाला विकल्प हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारा रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3, उसके बाद रहेगा H5 C2O C2H5, इसके बाद रहेगा CH3 CH2 CH2 CHO, और लास्ट में क्या रहेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 के घ का चौथा विकल्प राइट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंगा में। प्रश्न संख्या 1 के अंगा में दिया गया है, इसमें कह रहा है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है, यानी हमें बताना है कि ग्रेवियल थैलेमाइड से क्या बनता है। सबसे पहला विकल्प है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, दूसरा है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, और तीसरा है द्वितीयक एमीन, और चौथा विकल्प हमारा दिया गया है तृतीयक एमीन। तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से हमारा प्राथमिक एलिफैटिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के अंगा का हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाता है। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का 4 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि माल्टोज बना होता है, यानी माल्टोज जो होता है वो किससे बना होता है। सबसे पहला विकल्प है 2 अणु ग्लूकोज से, दूसरा है 2 अणु फ्रक्टोज से, और तीसरा विकल्प है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो माल्टोज बना होता है वो 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के चा का हमारा पहला विकल्प राइट आंसर के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में जो हमें प्रश्न दिया है इसका हमें उत्तर लिखना रहेगा। हम इसको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के का में दिया गया है वान ठाप गुणक की व्याख्या कीजिए, या अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका मतलब है कि वान ठाप गुणक की व्याख्या कीजिए, यानी इसका हमें परिभाषा लिख देना रहेगा, और यह लिखना रहेगा कि यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हम लिखेंगे विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। उसके आगे लिख देंगे अणुसंख्य गुणों के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और हमें 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का खा आ जाता है। आप लोग प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम आपको उत्तर लिखना बता रहे हैं, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से एकदम प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो दूसरे के खा में दिया गया है अंतराकाशी यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो इसमें हमें अंतराकाशी यौगिक की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद और जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य बचे रिक्त स्थान, यानी अंतराकाशी में छोटे आकार वाले परमाणुओं जैसे H, N, B या C व्यवस्थित हो जाते हैं, वह बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो ये हमारी इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद है इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो इसमें हम लिखेंगे इन यौगिकों में धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, संक्रमण तत्वों में रिक्त द्विकक्षक होते हैं, अतः ये अंतराकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं, इसलिए आसानी से ज्ञात होते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का गा आ जाता है। प्रश्न संख्या 2 के गा में दिया गया है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो इसके में क्या करना है, परिभाषा लिखनी है।
तो इसमें लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी CFSE विभिन्न लिगेंडों के लिए अलग अलग होती है। जब लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई CFSE के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए डी कक्षकों का विपाटन कम होता है और इसलिए डेल्टा जीरो का मान कम होता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए CFSE यानी डेल्टा जीरो का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 के गा का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के घा में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ये जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 2 के घा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरोएथेन से ब्यूटेन आप कैसे प्राप्त करेंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे लिख के आएगा। उसके बाद इसी प्रकार से प्रश्न पूछा रहेगा क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। हमको क्या करना होगा, इसमें अभिक्रिया लिखना होगा। तो इस प्रश्न में क्लोरोएथेन से ब्यूटेन हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। क्लोरोएथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3CH2Cl। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे Na से। Na से हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मिलेगा क्या इसमें, ये हमारा वुड्स अभिक्रिया का मतलब उदाहरण है। तो इसमें हमें ब्यूटेन प्राप्त होगा। ब्यूटेन का हमारा रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2, ये होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3 और हमें प्लस में उत्पाद क्या प्राप्त होगा इसमें NaCl यानी 2NaCl और नमक बनता है। यानी इस क्रिया को हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे कि जब क्लोरोएथेन को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका हम रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जब एनिलीन को क्या करेंगे, NaNO2 प्लस 2HCl की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ये अभिक्रिया हमारी 2 पदों में मतलब संपन्न होगी। जब एनिलीन को NaNO2 प्लस 2HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और जब इसको हम Cu2Cl2 या HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो आप लोग इस प्रकार की अभिक्रिया को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 के का में दिया गया है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के का नंबर में कह रहा है हिमांक अवनमन और खा में कह रहा है हिमांक की गणना कीजिए। यानी इसमें आपको 2 चीजों को ज्ञात करना है, हिमांक अवनमन को ज्ञात करना है और खा में कह रहा है हिमांक की गणना करनी है।
तो इसमें आप लोग दोनों चीज़ों की गणना कर लेंगे। हिमांक अवनमन के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे और दूसरे नंबर पर हिमांक की गणना करने पर आपको 1 अंक, यानी कुल मिला के 2 अंक इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या 3 के ख में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। इसमें है कि ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनको जब कराई जाती हैं तो इसमें कौन से प्रकार के अभिकर्मक उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 के ख में। तो पहला प्रश्न है 3 के ख का, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। यानी कहने का मतलब है कि जब प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण किया जाता है तो कौन से अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो जब प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण किया जाता है तो अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय या क्षारीय KMnO4 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 3 के ख का, प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन। जब प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन किया जाता है तो कौन से अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके निर्जलन में सांद्र H2SO4 443 के पर या 85% फास्फोरस अम्ल 44 के पर इस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 का ग आ जाता है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। सबसे पहले नंबर पर है एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन। हमें इसमें अंतर बताना है कि एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन में क्या अंतर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे एसिटेल्डिहाइड फेलिंग विलयन को अपचयित करता है तथा लाल अवक्षेप देता है, जबकि एसीटोन ऐसा नहीं करता है। इसके बाद में गा का दूसरा वाला दिया है एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान। तो हमें इसमें विभेद करना है, यानी इसमें हमें अंतर बताना है कि एसिटोफिनान तथा बेंजोफिनान में क्या अंतर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे एसिटोफिनान आइडोफार्म परीक्षण देता है, परंतु बेंजोफिनान होता है वो आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का ग समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के घ में। इसमें कह रहा है डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, डीएनए में जो 4 क्षारक पाए जाते हैं उनका चित्र बनाना है। तो आप लोग विधिवत चित्र बनाकर उसका नामकरण कर देंगे तो आपको इसके लिए 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 का आ जाता है। इसमें कह रहा है आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम के विचलन को दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जाता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आसवन पर एथेनॉल पानी का मिश्रण यानी शर्करा के किण्वन द्वारा प्राप्त होता है, लगभग का घोल देता है। एथेनॉल की मात्रा से 95% तरल और वाष्प चरण में इसकी संरचना समान होती है, इसलिए इन्हें अलग करना संभव नहीं होता है। इसलिए शुद्ध एथेनॉल आसवन विधि द्वारा आसवन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा है ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया गया है। तो ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को सामान्य नाम दिया गया है जो राउल्ट के नियम से संबंधित हैं और अलग अलग आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और आगे हम लिखेंगे कि निम्नलिखित परीक्षणों से भिन्न आसवन द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं है। स्थिर क्वाथी द्विअंगी समाधान यानी टालन मिश्रण में तरल पदार्थ और वैसिएबल चरण में समान संरचना है और स्थिर आसवन द्वारा आंशिक आसवन को अलग करना संभव नहीं है। इसमें कह रहा है
कि ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यूनतम क्वथनांक स्थिरवाथी, पहला होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, और दूसरा जो होता है अधिकांश क्वथनांक स्थिर संरचना। तो इसकी हम विधिवत व्याख्या कर देंगे तो हमारा प्रश्न संख्या 4 के का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के खा में। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 के खा में दिया गया है किसी वैद्युत अपघट्य के लिए चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या करना होगा कि वैद्युत अपघट्य के लिए विलयन की चालकता की आपको परिभाषा लिखनी होगी। तो इसमें लिखेंगे हम स्थिर ताप एवं निश्चित सांद्रण पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की चालकता कहलाती है जिसमें पदार्थ का एक मोल उपस्थित होता है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद कह रहा है सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो इसमें लिखेंगे हम सांद्रता या तनुता के साथ विलयनों में आयनों की संख्या तथा आयनिक गतिशीलता में परिवर्तन होता है, अतः सांद्रता के विलयन की चालकता में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार सांद्रता बढ़ाने या कम करने पर विलयन के आयनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 के खा का आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 का गा आ जाता है। इसमें कह रहा है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है। तो सबसे पहले नंबर पर कह रहा है अवकल वेग समीकरण लिखिए, और दूसरे नंबर पर है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है ये तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर पूछा गया है अवकल वेग समीकरण लिखिए, यानी अभिक्रिया की दर या वेग का हमें समीकरण लिखना है। तो अभिक्रिया की दर या वेग का जो समीकरण होता है यानी dx बटा dt, हम आपको लिखकर बता रहे हैं dx बटा dt बराबर क्या होता है, ये होता है k, और एक ब्रैकेट ऐसे बड़ा वाला लगाएंगे, उसमें लिखेंगे ये a है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा b, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकल वेग का समीकरण हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर कह रहा है B की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम B की सांद्रता 3 गुनी कर देंगे तो वेग हमारा 9 गुना बढ़ जाएगा। जब हम इसकी सांद्रता को 3 गुनी कर देंगे तो वेग हमारा कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर है ये तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जब हम ये और बी दोनों की सांद्रता दुगनी करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर लिख करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में आना निश्चित है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इसको पूछा गया है, तो इस बार भी आने का इसका बहुत ही चांस है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के घ में। प्रश्न संख्या 4 के घ में दिया है निम्नलिखित का कारण लिखिए। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित का कारण लिखिए, क्या कारण होता है इसमें। सबसे पहला है Cr+2 प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3rd प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसका हमें कारण बताना है कि ये क्यों प्रबल अपचायक है और ये क्यों प्रबल ऑक्सीकारक है।
तो पहले वाले में हम लिखेंगे Cr2 प्लस प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि इसमें 3D4 से 3D3 का परिवर्तन निहित है। 3D3 विन्यास T32G अधिक स्थायी होता है, जबकि और ये जो मैग्नीज है EMN3 प्लस के ऑक्सीकारक गुणों में 3D4 से 3D5 का परिवर्तन होता है तथा 3D5 अधिक स्थायी विन्यास है। यही कारण है कि EMN3 प्लस प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। इसमें कह रहा है कि आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, तो इसका कारण ये हो जाएगा कि वह आयन जिनमें D1 विन्यास होता है वह D उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा अधिक अस्थायी D0 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यह सरलता से संपन्न हो जाता है क्योंकि जल योजन या जालक ऊर्जा का मान D उपकक्ष से इलेक्ट्रॉन के पृथक्कीकरण में निहित आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। तो ये इसका कारण होता है अधिक अस्थायी होने का। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 के का में दिया गया है प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इसमें हमसे 3 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रियकों की मात्रा सीमित होती है, इसलिए अभिक्रियकों की मात्रा समाप्त होने पर यह कार्य करना बंद कर देती है। द्वितीयक बैटरियां चार्ज हो सकती हैं परंतु चार्ज होने में अधिक समय लेती हैं। ईंधन सेल में जब अभिक्रियकों की आपूर्ति होती रहती है और उत्पाद लगातार निकलते रहते हैं तो सेल लगातार कार्य करता रहता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद दिया है डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। तो इसमें डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में जो अभिक्रिया होती है उसको हमें लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे इसकी अभिक्रिया होगी Pb, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी Pb, ऐसे करके हम लिखेंगे Pb प्लस PbO2 प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये हो जाएगा 2H2SO4, ये हो जाएगा। और हमें मिलेगा क्या, ये हमें मिलेगा 2PbSO4, 2PbSO4 प्लस में 2 अणु किसके मिल जाएंगे, जल के, यानी 2H2O प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे बैटरी डिस्चार्ज होते समय सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है तथा जल एक उत्पाद के रूप में बनता है, अतः वैद्युत अपघट्यों का घनत्व तो कम होता रहता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 के का आंसर हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 के खा में। प्रश्न संख्या 5 के खा का पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 ES है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो ये हमारा इसका न्यूमेरिकल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने से यानी होने में 40 मिनट लगते हैं, तो T1/2 की गणना कीजिए। तो इसको क्या करना है, इसका हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यानी हमें सवाल दिया है
प्रश्न संख्या 5 के हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या 5 के गा। 5 का गा दिया गया है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो सामान्य रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो सामान्य रासायनिक गुणों के लिखिए। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के दो ऐसे गुण लिखेंगे जिनके मतलब रासायनिक गुण क्या है, समान है। दो ऐसे रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कि विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत को लिखिए। तो इसमें हमें विटामिन ए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके हमें महत्वपूर्ण स्रोत को लिखना है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया तथा रतौंधी हो जाते हैं, अतः इसका प्रयोग हमारे लिए आवश्यक है। यह वृद्धि को प्रेरित करता है तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी होता है। स्रोत क्या होते हैं इसके, मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा पायरिया भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 का घा आ जाता है। इसमें पहला दिया गया है पहले नंबर पर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब लिगेंड दो दाता परमाणुओं के द्वारा परिबद्ध होता है तो वह लिगेंड द्विदंतुर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, द्विदंतुर। और उसके बाद वह लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं के द्वारा जुड़ सकता है उसे क्या कहते हैं, उभय दंती लिगेंड कहते हैं, यानी वो उभय दंतुर लिगेंड कहलाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 के घा का दूसरा दिया गया है कि कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। इसमें हमें बताना है कि कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, यानी कीलेट प्रभाव क्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कीलेशन द्वारा उपसंयोजन यौगिकों का अस्थायित्व कीलेट प्रभाव कहलाता है तथा द्विदंतुर, त्रिदंतुर आदि लिगेंड धातु आयन के साथ कीलेट बनाकर संकुल को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। कीलेट के कारण अस्थायित्व पर पड़ने वाले इस कीलेट को कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि क्या होता है जब। इसमें कह रहा है कि क्या होता है जब पहले नंबर पर है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN यानी पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं। तो मेथिल क्लोराइड हमारा होता है CH3Cl और इसकी अभिक्रिया किससे कराने के लिए बोल रहा है, KCN से। तो ये हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मेथिल साइनाइड यानी CH3Cl और क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है। जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है तो क्या होता है, तो जब हम एथिल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा है, इसमें इन सभी अभिक्रियाओं में इसका आप लोग समीकरण जरूर लिखेंगे। और दूसरा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो प्राप्त होता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5MgBr, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो इसका हम स्पष्टीकरण लिखेंगे, यानी N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होगा ब्यूटेन 1इन, क्या प्राप्त होगा हमें, ब्यूटेन 1इन। यानी इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्राप्त होगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 6 के का पांचवा दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, यानी तुम्हें क्या प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन का जब जलीय NOH के साथ साधारण ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती है, यानी जब जल अपघटन कराएंगे, परंतु उच्च ताप और उच्च दाब पर जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का समाप्त होता है और इसी में अथवा करके दिया है, 6 के का में अथवा करके दिया है। यहाँ पर यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिया गया CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI, यानी जब इसकी दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो हमें मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आपको 6 के का में इस दोनों में से केवल एक को करना है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 6 के खा में। प्रश्न संख्या 6 के खा में दिया गया है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। इसमें जो दिया गया है पहले नंबर पर कोल्बे अपक्रिया, दूसरा है रायमंड टीमन अपक्रिया और तीसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये में दिया गया है। और जैसे होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, बुर्स अपक्रिया, ये सभी जो अपक्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन सभी का मतलब अपक्रिया का रिवीजन कर लीजिए। ये सभी अपक्रियाएं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में अथवा करके भी दिया है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको करेंगे। इसका कह रहा है कि जब तनु HNO3 की फिनाल से अपक्रिया कराते हैं तो इसका क्या करना है हमें कि तनु HNO3 का फिनाल से अपक्रिया करा करके उसका समीकरण दे देना है और इसमें हमें 3 प्रश्नों को करना होगा। जब हम इसमें 3 प्रश्नों को करेंगे तो इसके हमें 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 का आ जाता है निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में उत्पन्न संपन्न कीजिए। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 अपक्रियाएं दी गई हैं ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, तो इस अपक्रिया को जो हमें पूर्ण कराना है वो 2 चरणों में कराना है। यानी 2 चरणों में कराना है। ये 5 अपक्रियाओं को हमें 2 चरणों में संपन्न कराना है, यानी डायरेक्टली इसका उत्पाद नहीं बना लेना है, इसको 2 पार्ट में करके इसकी अपक्रिया करानी है। और इसी में अथवा करके दिया है, इसमें अथवा करके दिया है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। या तो आप इसको करेंगे या इसको करेंगे, दोनों को नहीं करना है, दोनों में से केवल एक को ही करना है। तो इसके अथवा वाले में दिया गया है सबसे पहले नंबर पर 4 क्लोरोपेंटेन 2 और दूसरे नंबर पर दिया गया है पीडास डाइहाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन, इसका हमें संरचना बनाना है। और तीसरे में क्या है हेक्स 2इन4 आयनोइक अम्ल, इसकी संरचना बनाना है। और चौथे में दिया गया है 3 मेथिल ब्यूटेनॉयल, इसकी हमें संरचना बनाना है। और 5वें में दिया गया है पी मेथिल बेंजल्डिहाइड की संरचना बनाना है। तो दोनों में से आपको केवल एक करना है, या तो आप इसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों के समान 5 अंक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 के खा में। प्रश्न संख्या 7 के खा में दिया गया है, आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित के कारण बताइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के कारण बताइए। सबसे पहले नंबर पर है एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। और दूसरे में कह रहा है एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। और तीसरा है एरोमेटिक एमिनो के डाइजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं।
इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें कारण बताना रहेगा और इसी में अथवा करके दिया है। सबसे पहले नंबर पर अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समायोगी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समवायता प्रदर्शित होती है। और दूसरा है एथेनॉलिक NH3 और C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। और इस पेपर में जो हमने आपको प्रश्न बताया है, ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके और सबको पता चल सके कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। और आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।